घाटी का लाल और माटी का लाल, यही होना चाहिए। इसके अलावा बाहर का कोई नहीं चाहिए। कभी कभार जो ज्यादा जोश होता है वो गलत फहमी भी बन जाता है। नहीं, इस बार क्या है, धरातल से काम हो गया, ऊपरी हवा में कोई काम नहीं कर रही कांग्रेस पार्टी। हमारे पास साथ तो जनता है ना, हमें मंत्री की जरूरत नहीं। इन मंत्रियों के आने से क्या लाभ हुआ है, इनको कोई लाभ हुआ है? हम तो कहते हैं अगर साक्षात धामी जी भी इस बार चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे तो शायद वो भी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर कांग्रेस का लग रहा है कि आप अपने नेतृत्व को लेकर परेशान हैं, वहीं खींचतान चल रही है, कभी कोई किसी को आगे कर दे रहा है, किसी को पीछे कर दे रहा है, गुटबाजी दिख रही है, तो उनको दिक्कत करने वाली बात ही नहीं थी। वहां तो वे सीधे सीधे चेहरा था, सीधे सीधे देना चाहिए था, पर इनको वो चेहरे पे विश्वास ही नहीं रह गया, इसीलिए उसको घुमा फिरा रहेंगे कि इसको दें, उसको दे, इसके दे। हमारी घाटी मतलब रुद्रप्रयाग से ऊपर तो सारे घाटी हुई है, पर पूरे 4 धाम को इन्होंने रोड पे लाके खड़े। हालांकि अपोजिशन में थे, मगर सवाल तो उन पे भी पब्लिक कर रही है। अब पब्लिक कर रही है तो शायद वो नए नहीं रहे, तो शायद वो पब्लिक के साथ में घुल मिल नहीं सके, या फिर उनकी नीति शायद पब्लिक समझ नहीं पाए, या वो पब्लिक को समझ नहीं पाए। अच्छा, पहले आपका नाम आगे आता है और अब आप बगवाड़ी जी के साथ खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस में कुछ भाजपा के उम्मीदवारों की भी अंदर खाने बातचीत चल रही है, क्या है कुछ संज्ञान? नहीं, उस आग को और धुएं को पहले बुझा दिया जाएगा, उस पर पानी डाल दिया जाएगा, ना आग, ना धुआं उठेगा ना आग जलेगी। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आप तो स्वयं केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित भी हैं। क्या कुछ चल रहा है तीर्थ पुरोहितों के मन में? दिखा दें, आपके चैनल के माध्यम से दिखा दें कि कहने को भाई ठीक है भंडार में रखा है, मान गए हम आपकी बात, भंडार, पर भंडार में है कहाँ पे, ये दिखा दो। ये इतने किलो चांदी थी, ये निकल गया। तो इसलिए डगर आसान नहीं है, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव तय हैं, कभी भी आचार संहिता घोषित हो सकती है और तमाम नामों पे चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जिस तरीके से भाजपा में तमाम नाम चल रहे हैं, वैसे ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से भी तमाम नामों के हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं आलोक बगवाड़ी जी, और मैं आपको बता दूं, आलोक बगवाड़ी जी केदार घाटी के रहने वाले हैं, एक प्रमुख व्यवसायी केदार घाटी के हैं, और इनका नाम तब ज्यादा प्रमुखता से लिया जाना लगा था, तब ज्यादा प्रकाश में आया था जब उन्होंने हरिद्वार लोकसभा को लेकर के टिकट की दावेदारी की थी, और इस बार अब केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस के पटल पे अपनी दावेदारी पेश की है। कांग्रेस के पुराने सिपाही हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, मैं आज उनसे बातचीत करूंगा। बगवाड़ी साहब, आपका हालांकि कांग्रेस पार्टी में तो नाम हर समय आता है, संगठन के कई पदों पे आप रहे हैं, इस समय भी जो मनरेगा प्रकोष्ठ है उसमें आप पदाधिकारी के तौर पे हैं। आपका नाम प्रमुखता से तब सामने आया था जब लोकसभा चुनाव थे, और अब उपचुनाव के दौरान आपका नाम प्रमुखता से चल रहा है। चलिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने चैनल के माध्यम से हमें अपने पास बुलाया। वो कारण क्या है कि इसमें असमत जो हमारे विधानसभा के जो बीजेपी विधायक थी वो बेचारी, उनका देहांत हो गया है, इसलिए उपचुनाव के बारे में, तो इसलिए जिस हिसाब से नामों की चर्चा हुई तो हमने भी पार्टी फॉर्म में अपना नाम दिया है। तो उन्होंने कहा आप मतलब अपने क्षेत्र में जाइए, अपना प्रचार वगैरह करिए, और जैसा पार्टी हाईकमान करिए उस हिसाब से टिकट का आवंटन हो तो आपको भी हम प्रमुखता से आपका नाम भी लिया जाएगा। नहीं, मैं इसलिए भी इस सवाल को कर रहा हूं क्योंकि लंबे समय से आप कांग्रेस की सेवा करते आए हैं, और हर किसी कार्यकर्ता का एक ध्येय होता है, उद्देश्य होता है कि मैं भी पार्टी फोरम पे अपनी दावेदारी को मजबूती से रखूं। आपका पूरा कार्य क्षेत्र रुद्रप्रयाग है, उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव में आप हरिद्वार से दावेदारी करते हैं। देखिए, क्या हमारा बिजनेस वगैरह सारा वहीं से जुड़ा था, रुड़की हो गया, हरिद्वार, ज्वालापुर, ऋषिकेश वगैरह, बाकी काफी एरिया हमारा डोईवाला वगैरह, रानीखेत वगैरह सारा हमारे ग्रामीण एरिया में आता है। इस बहाने ये है कि हमारे कुछ जो जानने वाले थे और आला हाईकमान में कई वो थे, तो उन्होंने कहा अगर आप हरिद्वार से ट्राई करिए देखिए, तो वहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी का वो था, हरीश रावत जी का, कि उनके वो तो हमने अपने नाम हिसाब से वो किया कि हमने कहा इस समय ये संयोग बोले या दुर्भाग्य से हमारी सैलारानी जी का देहांत हुआ। इस बहाने हमने सोचा कि मतलब ये है, उनका कहना है कि आप ट्राई करके देखिए, क्या पता पार्टी हाईकमान आपको टिकट देती है तो हम शायद टिकट सीट निकाल सकते हैं।
अच्छा, इस बार कांग्रेसियों में जोश काफी मुझे दिख रहा है, क्योंकि मंगलौर उपचुनाव जीत चुके हैं, बद्रीनाथ उपचुनाव जीत चुके हैं, तो लग रहा है कि जो केदारनाथ उपचुनाव है कांग्रेसियों में जोश जरा ज्यादा ही है। कारण क्या है कि हर चीज के मतलब हर चीज की एक प्रकार से दवाई होती है, टॉनिक होती है। इस हिसाब से ये मंगलौर और बद्रीनाथ जी वाली सीट में हारने से, बीजेपी वालों को हारने से कांग्रेस को एक प्रकार से एक टॉनिक मिली है। इससे पूरे जोश शोर से सारे कांग्रेसी इकट्ठे हो गए हैं और उनको ये लगता है इस बार हम ये सीट 110% के हिसाब से हम ये सीट निकाल सकते हैं। नहीं, कभी कभार जो ज्यादा जोश होता है वो गलतफहमी भी बन जाता है। नहीं, इस बार क्या है, धरातल से काम होगा, ऊपरी हवा में कोई काम नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी ज्यादातर। इसलिए वो पार्टी हाईकमान जिसको भी कैंडिडेट को टिकट दे तो बहुत फूक फूक के कदम उठा रही है कि किसको टिकट दिया या क्या दिया जाए, पूरे पैनल के हिसाब से। और ये जो भी टिकट हो गया, हमारी जो पार्टी के शीर्ष नेता है वो भी हाईकमान दिल्ली को ही जाके देंगे और दिल्ली हाईकमान उन पैनलों को उस पर विचार करेगी, फिर जो उस पर जाके वो टिकट की आवंटन करेंगे किसको टिकट दिया जाए। अच्छा, मैं हर्षप्रीतम नेगी जी भी यहाँ पे हैं, गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं और एक प्रखर वक्ता भी हैं। मैं उनसे भी बातचीत करूंगा, अभी बगवाड़ी जी से बातचीत कर रहा हूं और उनसे भी इसलिए बातचीत करूंगा कि पूर्व में उपचुनाव को लेकर के उनका नाम भी हमने प्रमुखता से सुना था और आज बगवाड़ी जी के साथ शामिल हैं। भाई साहब, ये चल क्या रहा है? पहले उनका नाम प्रमुखता से आया और आज वो आपके साथ खड़े हैं। देखिए ना, हर्ष प्रीतम जी तो जिनका नाम ही हर्ष है, साथ में प्रीतम लगा हुआ उनके साथ, तो उन्होंने कहा यार आलोक बगवाड़ी ही इसमें विधानसभा से काबिल आदमी है, तो उन्होंने कहा इसलिए हम उनके साथ ही काम करके चलते हैं और हो सके तो पूरा सहयोग करेंगे वो, और हो सके तो अगर आलोक बगवाड़ी टिकट मिलता है तो हर्ष प्रीतम जी का मतलब ये एक प्रकार समझो हर्ष प्रीतम सिंह जी की जीत मानी जाएगी। अच्छा, अगर मैं विधानसभा की बात करूं, क्योंकि सत्तासीन इस समय भाजपा है, तमाम सत्ता उनके पास है, संसाधन उनके पास हैं, 5-5 मंत्री जनपद में डेरा डाले हुए हैं, नहीं लगता कि कांग्रेस की राह आसान नहीं होने वाली है? देखिए क्या होता है कि सबकी अपनी अपनी रोजी रोटी होती है। वे धामी साहब ने जो जिस समय एक सीजन शुरू हुआ था उसके एक हफ्ते बाद सारी यात्रा डाइवर्ट कर दी, हरिद्वार में लाके 4-4, 5-5, 6-6 लाख यात्री उन्होंने दिन भर रोक दिए। 4-4, 5 दिन तक रोकने के बाद उनको डाइवर्ट कर दिया गया। डाइवर्ट कर दिया मतलब उन्होंने कोई यात्री तो नीम की तरफ भेज दिए, कोई नीम क्या कहते हैं बागेश्वर धाम की तरफ भेज दिए। उससे क्या हो गया, चारों धाम में सारे होटल, सारे लॉज, सारे ट्रेवल एजेंसी, सबको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। और जिससे कारण ये है कि अब क्या बताएं, जब मतलब चारों धाम में यात्रा एक प्रकार से बंद कर दी गई। क्या कारण क्या है, इनको रजिस्ट्रेशन करना था तो इनके पास क्या था, ऑक्शन थे इनके पास। जो ऑक्शन होने के बाद उन्होंने ऑक्शन नहीं लिया। कारण क्या है, पहले यात्री गंगोत्री यमुनोत्री जाता है, गंगोत्री यमुनोत्री के लिए उनको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। फिर केदारनाथ आता है, फिर बद्रीनाथ जी आता है। तो केदारनाथ यात्री जाने वाले को रुद्रप्रयाग के अंदर, रुद्रप्रयाग में बहुत अच्छी व्यवस्था है, रुद्रप्रयाग में जाके उनका लाइसेंस बनाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के नाम से करते। उसके बाद उनको देखना चाहिए कि रुद्रप्रयाग से लेके और गौरीकुंड तक कितने हजार आदमी रहने की व्यवस्था है। वो 700 यात्री को छोड़ सकते थे, बैरियर लगा देते कि भाई सीतापुर में 20,000 आदमी रुकेगा, 10,000 यात्री, रुद्रप्रयाग में 25,000 आदमी व्यवस्था है। तो उस हिसाब से यात्री को यहाँ रोक के मतलब कम से कम यहाँ यात्री को हिसाब से लेके फिर केदारनाथ जी और गौरीकुंड केदारनाथ जी के बीच में देख सकते थे यार कि कितने यात्री गौरीकुंड और केदारनाथ जी के बीच में रह सकते हैं, कितने रह सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं, कितने सेम डे वापस आ सकते हैं। जो उस हिसाब से ये चेक कर सकते थे, उस हिसाब से यात्री इनको छोड़ने चाहिए थे, ना कि इनको हरिद्वार में लाके सारे यात्रियों को, यात्री परिवार वालों को यात्रियों के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया कि उसके बाद भी जो पुलिस प्रशासन था उन्होंने उनको परेशान किया। अभी कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले हमारे साथ कोई पत्रकार गए थे सोनप्रयाग में, तो क्या है, यात्री जहाँ पे लास्ट होगा, बैरियर होगा, तो वहां पे यात्री रुकता है, जैसे हमारा नंबर जाए आगे हम आगे जाएंगे। उस हिसाब से पुलिस वालों का बिहेव भी उनके साथ बढ़िया नहीं रहता है। तो कारण क्या है, एक तो ये है उनके हारने के कारण, तो एक ये मुख्य कारण ये है जो चारों धाम में इन्होंने यात्रा को डाइवर्ट किया, यात्रा को रोक दिया गया, जिससे हर काश्तकार को नुकसान हुआ। फिर अभी मुआवजे वाली बात आई, 1 महीने अभी क्या है कि 1-1.5 महीने तक अभी रोड नहीं खुल पाई, उसके बाद इन्होंने यात्रा चालू करी। अच्छी बात है, यात्रा चालू होनी चाहिए, सब उसका इंतजार कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि इन्होंने दुकानदारों को 5,900 रुपए के हिसाब से पैसा आवंटन किया। जब तुमने जिला पंचायत से मतलब तहसील प्रशासन के साथ तुमने पर्ची बनाई, उनसे पेमेंट लिया, तो 5,900 जब तुम ज्यादा ले रहे हो तो कम क्यों दे रहे हो पैसा उनको? फिर उनका गुजारा इससे चलता है। फिर
अभी क्या हो गया, इन्होंने घोड़े खच्चरों के पैसे वाली देने वाली बात की। इन्होंने क्या कर दिया, घोड़े खच्चरों वाले पैसे देने वाली बात की। इन्होंने क्या, पहले तो आप पटवारी से, प्रधान से, फिर ग्राम सेवक से लिखवा के लाओ कि आपके साथ यहाँ घोड़े चल रहे हैं। जब जिला प्रशासन ने इनको पर्ची दी है लाइसेंस की, पंजीकरण है, लाइसेंस, तो इनको इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है। फिर प्रत्येक जब घोड़ा खच्चर जा रहा है केदारनाथ जी, तो जिला पंचायत उनको पर्ची काट के दे रहा है। जब पर्ची काटने के बाद भी वो ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये इन्होंने तीन तरफ से क्यों घुमा दिया पैसे देने के लिए? सीधे सीधे उनको बोलते जिला प्रशासन जिसका रजिस्ट्रेशन है तो साथ से पर्ची दे। फिर तीसरा क्या हो गया, जंगलात विभाग में कि कम से कम 300 से 400 दुकानदार ऐसे हैं जो जिन्होंने बिना परमिशन से के गौरीकुंड से लेके केदारनाथ जी के बीच में उन्होंने दुकानें खोल रखी। दुकानें क्या, उनके ढाबे टाप के हल्के फुल्के वो लगा रखे हैं। पौराणिक यात्रा है, वो पहले से चला आ रहा है। यात्रा के दौरान जंगलात विभाग ने उनसे 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लिया। अब जुर्माना लिया, ठीक हो गया, ले लिया, उसके आधार पे ये बैठे हुए थे वहां पे। अब आपदा आ गई, किसी का दुकान का सामान चोरी हो गया, किसी कारण हो गया, अब उनको किसी प्रकार कोई पैसा नहीं दिया जा रहा। कोई 5,000 लेने के बाद भी कोई मुआवजा देने की सरकार की उस पर कोई नीति नहीं बनी। आपको हम फिर जंगलात विभाग ने जो 5,000 रुपए लिए, वो जंगलात विभाग ने वो पैसा कहाँ फेंका? पैसा फेंका कहाँ, फिर दिया किसको? सरकार के खजाने में दिया तो उसका हिसाब होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ तक भी पैसा नहीं देने से तैयार है। सरकार हर प्रकार से घुमाई रही है। फिर अभी हमारा क्या है, मंदिर का मामला था कि भाई ये हमारे शिला को लेके और हम दिल्ली में ले गए। फिर ठीक हो गया, ले गया, तो यहाँ भी बात बनती है। फिर तुमने कहा मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर नहीं बने तो हमारी शिला वापस दे दो, हमें शिला वापस दे दो। फिर जो आपने जितना पैसा जमा किया चंदे के नाम से कि वो पैसा हमारा इतना पैसा जमा हो गया, तुमने मंदिर बंद कर दिया बनाना, ठीक है, हमारा पैसा हमें वापस दिया जाए, या तो मंदिर समिति को पैसे दिया जाए या फिर जिला प्रशासन से पैसे दिया, और वो पैसा हमारे कासा जो इससे आपदा आई है उनको पैसा बांट दिया जाए। फिर ये हमारे, ऐसा नहीं कि सारे लोग ठीक ठाक है, कई बहुत गरीब लोग भी, तो पैसा यहाँ दिया जाए। जैसे हमारे हॉस्पिटल नहीं है, स्कूलें कम है, टीचर नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले तुर्जुन आने से हमारे शिक्षा मंत्री कई टीचर वहां से ट्रांसफर कर ले गए, 7 या 8 टीचर को ले गए, वहां उन्हें 3-4 ही टीचर दिए, बाकी टीचर कहाँ जाएंगे फिर? तो वह हमारा ये कहना है कि भाई विकास की गति के कारण ही विकास होना चाहिए। इसी कारण लोग सब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस आए तो विकास होगा, न तो इन्होंने 10 साल में सबको रोड पे लाके खड़ा कर दिया। ये कोई किसी सुनने वाले नहीं। अभी इनके 5 में कैबिनेट मंत्री आए, अभी सुनने में आ रहे हैं इनके केंद्रीय मंत्री भी आने वाले हैं। तो इनके अभी तो अब मैंने बीच में इनसे बातचीत की थी, तो वो कह रहे थे कि भाई हमारे पास तो मंत्री हैं, हम मंत्रियों को लाएंगे, आपके पास जो होंगे वो आप लेके आएंगे। भाई देखो, हमारे पास साथ तो जनता है ना, हमें मंत्री की जरूरत नहीं। हमें मंत्री जो तब पड़ती जब हमारे साथ जनता नहीं है। जनता भी हमने एक बार इनको दे दी जनता, कुछ जनता देने के बाद ये जनता की भूल गए, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये मंत्री आ रहे हैं, अपने आ गए, बैठ गए ना, भाई कहाँ क्या, एक मंत्री को 5-4 मंडल दे दिए गए कि तुम आप यहाँ वो करो। तो आप तो देखो, आप तो सर्वे कर ही रहे हैं, इन मंत्रियों के आने से क्या लाभ हुआ है, इनको कोई लाभ हुआ है? हम तो कहते हैं अगर साक्षात धामी जी भी इस बार चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे तो शायद वो भी सफल नहीं हो पाएंगे। और इस विधानसभा में इस बार कांग्रेस यहाँ से जीतती है तो पूरे देश में ये चले जाएगा कि मतलब ये है कि बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और बीजेपी अब दोबारा, मतलब ये है कि गढ़वाल मंडल के अंदर और कुमाऊं मंडल के अंदर तो विधानसभा चुनाव भी हारने वाली है। मतलब जिस तरीके से एक प्रतिष्ठा का सवाल भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ उपचुनाव को बना लिया है, कांग्रेस भी इसी गंभीरता के साथ चल रही है। कांग्रेस तो बहुत ज्यादा गंभीरता से चल रही है। इनके मंत्री आ रहे हैं तो कांग्रेस से आपस में मंथन कर रहे हैं कि इन मंत्रियों की काट कैसे होगी। वो एक एक घर, एक एक बूथ पे जाके इस बारे में सर्वे कर रहे हैं, एक आदमी से मिल रहे हैं। जैसे बीजेपी का इससे चल रहा है कि साहब क्या बनाओ, कितने वोट सदस्य बनाओ, तो कहाँ आ रहे हैं सदस्य? कहीं सुनने में नहीं आ रहा है ना। कोई कहीं बोला था, बाद में बोल रहे इतने बन गए, इतने बन, तो वो हमें कहीं दिखाई नहीं। अभी देखो, कल हमारे देहरादून में ही कितने लोग बीजेपी छोड़ के और पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए। तो ये उसी कारण है, इनके गलत नीति से कारण ही लोग कांग्रेस की तरफ मतलब कांग्रेस की तरफ आते हैं। अच्छा भगवान जी, एक चीज मुझे बताइए, भाजपा इन दिनों अपने संभावित प्रत्याशियों को लेकर परेशान है क्योंकि तमाम दावेदार उनके सामने हैं, मगर कांग्रेस का लग रहा है कि आप अपने नेतृत्व को लेकर परेशान हैं। वहीं खींचतान चल रही है, कभी कोई किसी को आगे कर दे रहा है, किसी को पीछे कर दे रहा है, गुटबाजी दिख रही है। देखिए क्या है, अगर बीजेपी अपने नेताओं को उसको करने में दिक्कत करे तो उनको दिक्कत करने वाली बात ही नहीं थी। वहां तो वे सीधे सीधे चेहरा था, सीधे सीधे देना चाहिए था, पर इनको वो चेहरे पे विश्वास ही नहीं रह गया।
इसीलिए उसको घुमा फिरा रहे हैं कि इसको दें, उसको दें, इसके दें। अब रही कांग्रेस वाले, कांग्रेस की शुरू से नीति रही है कि हाई कमान के ऊपर, कांग्रेस का ये हाई कमान के ऊपर ही लेके जाए, जो हाई कमान फाइनल करेगा उसी को टिकट दिया जाएगा। ये नीति नहीं है कि मतलब ये सब कुछ दिखने के बाद भी बीजेपी अगर आपस में मंथन कर रही है, एक दूसरे को कह रही है इसको देंगे उसको देंगे, तो ये उनकी मतलब ये वो कैसे नहीं, बहुत ज्यादा अंदर अंदर बहुत डरी हुई है ना? अच्छा, पैरासूट प्रत्याशियों को लेकर के भी मेरी कई दफे बातचीत हुई है आपके संगठन में, आपके जो संभावित प्रत्याशी हैं, पैरासूट को लेकर के क्या रहेगी रणनीति? नहीं, इस बार क्या हुआ है, केदार घाटी के अंदर ये बात निकली है, घाटी का लाल और माटी का लाल ही होना चाहिए। अच्छा, घाटी का लाल और माटी का लाल ही होना चाहिए। क्या बात है, ये एक नया जो नारा होता है ना, वो निकल के आया है, घाटी का लाल और माटी का लाल, यही होना चाहिए। इसके अलावा बाहर का कोई नहीं चाहिए। और ऐसा भी लोगों का मानना है कि विधायक भी वही चाहिए जो इसी एरिया का रहने वाला, ये नहीं कि यहाँ रहा है और उसके बाद अपने को कमाई करने के लिए बाहर चले गया, 30-40 साल बाहर रहे, उसके बाद फिर आ गया कि साहब चुनाव आने वाले हैं, हम भी हैं। इस बारे में लोगों का बहुत सोच विचार करके कहना है कि घाटी का लाल माटी का लाल ही नहीं। अक्सर ये भी देखा जाता है कि जंग और राजनीति में सब कुछ जायज है, हो सकता है सीट निकालने के लिए अगर कांग्रेस बड़े नाम पे दांव खेलती है तो भाजपा भी खेल सकती है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस इस बारे में विचार नहीं करेगी, बड़े दांव पे वो विश्वास नहीं करेगी इस बार, क्योंकि कारण क्या है कि लोकल ही इस बार सीट निकाल सकता है। बाहर वाले के ऊपर अगर ये हुए तो घाटी के लाल माटी वाली बात होगी, तो फिर मतलब ये दिक्कत आएगी। और चुनाव ही ये मद्देनजर रखा गया है, हाईकमान कहना है कि लोकल बेस से ही टिकट दिया जाएगा। अच्छा बगवाड़ी जी, हम कई समय से देख रहे हैं, आप लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, पूरे लोगों की से बातचीत कर रहे हैं। अगर मैं प्रमुख रूप से समस्याओं की बात करूं, जनता किस चीज को इस समय टारगेट कर रही है? हालांकि हम तमाम खबरें दिखा रहे हैं कि जनता का मन है क्या, जनता का मूड है क्या, आप भी जा रहे हैं जनता के पास, क्या कुछ निकल करके आ रहा है? ये जनता तो सबसे पहले नाराज है यात्रा को लेकर, जिस हिसाब से यात्रा डाइवर्ट की है। मतलब ये नहीं हमारे घाटी, मतलब रुद्रप्रयाग से ऊपर तो सारे घाटी हुई है, पर पूरे 4 धाम को इन्होंने रोड पे लाके खड़े, जिनके 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ के लोन है ना, वो कहाँ से देंगे? वो लोन का ब्याज देगा, बैंक भी कोई अपना बैंक पैसा छोड़ने वाली तैयार नहीं है। जहां से उन्होंने पैसा उठाया हो किसी ने, तो वो पैसा भी बैंक मतलब कोई छोड़ने तैयार नहीं है। तो मेन मुद्दा ये है, रोजगार के ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो रोजगार इन्होंने छीना है बीजेपी सरकार ने, उससे लोग बहुत ज्यादा नाराज है। और जो इनके विधायक भी रहे, इन्होंने पिछले मतलब ये है कि कहीं कोई अपना कार्यकाल इनका बहुत बढ़िया नहीं जा रहा है। तो विधायक तो आपके भी रहे हैं। नहीं, विधायक हमारे रहे हैं, पर उनको मौका नहीं दिया काम करने का। जब हमारे विधायक तो वो ऑपोजिशन में रहे, वो कोई अपनी डिमांड रखते हुए थे, तो उनकी बात सुनता कौन था? नहीं, हालांकि अपोजिशन में थे, मगर सवाल तो उनपे भी पब्लिक कर रही है। अब पब्लिक कर रही है तो शायद वो नए रहे, तो शायद वो पब्लिक के साथ में घुल मिल नहीं सके, या फिर उनकी नीति शायद पब्लिक समझ नहीं पाए, या वो पब्लिक को समझ नहीं पाए। अच्छा, मैं थोड़ा हर्ष प्रीतम जी से भी बातचीत करूंगा, फिर मैं बगवाड़ी जी के पे आऊंगा। नेगी साहब, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि पहले आपका नाम आगे आता है और अब आप बगवाड़ी जी के साथ खड़े हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी। देखो, ऐसा है कि बहुत सारे नामों में जो है पार्टी को भी दिक्कत आ सकती है, किसको टिकट दें किसको न दें। और जो मेरे अपना मानना है, कांग्रेस का अंतिम सिपाही भी विधायक के योग्य है और सबको पार्टी में अपनी बात रखने का अधिकार है, टिकट मांगने का अधिकार है। लेकिन मेरा अपना एनालिसिस है कि जो केदार घाटी में स्थानीयता के आधार पर बगवाड़ी जी सबसे नंबर 1 पर है और हमेशा क्षेत्र में रहे, आजीवन क्षेत्र में रहे हैं। अन्य लोगों का आना जाना रहा है बाहर से, और बगवाड़ी जी शालीन हैं, नम्र हैं, सौम्य स्वभाव के हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं और सबकी समझने सुनने में सक्षम व्यक्ति हैं। और जो आम गरीब मजदूर किसान बेरोजगार की बात को सुन सकता है, वो एकमात्र सशक्त व्यक्ति जो है आदरणीय बगवाड़ी जी हैं। इसलिए मुझे लगा कि नंबर 1 मेरी जो पसंद है वो आदरणीय आलोक बगवाड़ी जी हैं। भले पार्टी हाईकमान जिसको भी टिकट देगी, हम सभी का साथ देंगे। हाईकमान के जो निर्णय होगा उसका स्वागत और सम्मान करते हैं, पार्टी को जिताने का काम करेंगे। बगवाड़ी जी, क्योंकि जिस तरीके की अभी राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल रहा है, भाजपा के चाहे उम्मीदवार हों या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार हों, यहाँ तक भी सुनने में आ रहा है कि
कांग्रेस में कुछ भाजपा के उम्मीदवारों की भी अंदर खाने बातचीत चल रही है, क्या है कुछ संज्ञान में? नहीं नहीं, ये तो मीडिया वाले अपनी तरफ से ले आते हैं कि साहब वो आने वाला हुआ ना। वैसे कांग्रेस में ऐसी कोई बात है नहीं कि कोई आने वाला है या जाने वाला है। फिलहाल तो कांग्रेस किसी को लेने के मूड में नहीं है। कि मतलब ये है कि तुम 2 साल 1 साल कहीं रहो, फिर उसके बाद कांग्रेस में प्लेट सज गई, तुम आने रोटी खाने आ जाओ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मीडिया की उपज है कि साहब बीजेपी में कोई, बीजेपी से कोई कांग्रेस में आने वाला है, ऐसा नहीं। और किसी का मन होगा भी तो कांग्रेस पार्टी उसको लेने को तैयार नहीं है। नहीं, अगर आग जलती है तो धुआं तभी उठता है। नहीं नहीं, उस आग को और धुएं को पहले बुझा दिया जाएगा, उस पर पानी डाल दिया जाएगा, ना आग, ना धुआं उठेगा ना आग जलेगी, ना। मतलब संभावना नहीं है, है ही नहीं। बाहर का कोई लिया ही नहीं जाएगा, क्लियर हो रखा है, घाटी का लाल माटी का लाल ही चाहिए। और इस प्रकार की मतलब ये, अगर हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे और विनती करते हैं कि इस बात को आप उठाइए कि साहब बाहर का कोई तीसरा आएगा, चौथा आएगा, नहीं, जगह ही नहीं है मतलब हमारे पास ना। मतलब भीतर घात की कितनी? नहीं, भीतर घात की कोई बात नहीं है। मतलब पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जनता इतने परेशान हो गई है तो भीतर घात की तो बात ही नहीं है। कांग्रेस के अंदर भीतर घात नहीं है। वो प्रीतम भाई ने कहा है कि जिसको पार्टी टिकट चाहिए उसका साथ दिया जाएगा। भीतर घात की बात में सोचने वाली बात ही नहीं है ना। फिलहाल पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं, हालांकि अब सरकार ने उस पर कुछ विराम लगा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि जब हमने सड़कों पे हल्ला किया तो सरकार बैकफुट पे आई। केदारनाथ जी की जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार चर्चाओं में रही, चाहे सोना प्रकरण वहां पे रहा हो, चाहे दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास का मामला रहा हो, चाहे शिला वहां से ले जाने की बात रही हो, इस तरीके के तमाम, चाहे तीर्थ पुरोहितों से जुड़े मामले रहे हों। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आप तो स्वयं केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित भी हैं। क्या कुछ चल रहा है तीर्थ पुरोहितों के मन में? देखिए, क्या मंदिर वाली बात मैंने क्या, आप शिलान्यास वाली बात की तो मैंने आपको पहले ही कह दिया आपके चैनल के माध्यम से कि अगर उन्होंने आप मंदिर वहां बनाना बंद कर दिया तो हमारा शिलान्यास हमें वापस दीजिए। जो पैसा इन्होंने वहां मंदिर उस केदार धाम के नाम से जमा किया है, वो पैसा भी हमारे जिला प्रशासन को या मंदिर समिति दे दीजिए। वो पैसा हमारे विकास कार्य में है। अब रही सोने वाली बात, सोने लगाने से पहले हमारे मंदिर में बहुत बढ़िया चांदी लगी हुई थी। अब किसी दानिश दाता ने कहा कि हम इस पर सोना लगवाना चाहते हैं, तो लगभग 223 किलो सोना दिया उससे। तो अगर सोना दिया है तो फिर हमारी चांदी कहाँ गई? वहां से चांदी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए, या तो वो चांदी बता दे हमें, या चांदी कहाँ है हमारे। फिर कईयों कहना ये है कि साहब इसके अंदर पॉलिश लगी हुई है। तो ठीक है, अगर पॉलिश लगी हुई है तो पूरा सोना तो बता दें, भैया आपका सोना है, इतनी पॉलिश लगी हुई है, तो हम तब भी मान जाए। ये तो बताए नहीं, सब मीडिया के द्वारा भी उछला है, लोगों के द्वारा भी बात उछाली गई। अच्छा, यही बात जब हमने मंदिर समिति के अध्यक्ष जी से पूछा था तो वो कह रहे थे कि जो उसमें चांदी थी वो बद्री केदार मंदिर समिति के भंडार में रखी हुई है। नहीं, अगर भंडार में रखी हुई है तो कहने से तो कह रहे हैं भंडार में रखी है। जब चैनल के माध्यम से पूछा है, जनता रोड में आगे पूछ रही है, तो उनको बताना चाहिए भंडार के अंदर ये चांदी है। ये भाई मंदिर समिति का मतलब सामान किसका हो गया? जनता का हो गया। जनता को वो दिखा दें, आपके चैनल के माध्यम से दिखा दें कि कहने को भाई ठीक है भंडार में रखा है, मान गए हम आपकी बात, भंडार पर भंडार में है कहाँ पे, ये दिखा दो। ये इतने किलो चांदी थी, ये निकल गया। रही आप सोने वाली बात, तो 223 किलो, अगर कोई हल्ला कर रहे हैं 223 किलो सोना था, तो 223 किलो सोना लगा हुआ है, फिर उसका पॉलिश को उतर क्यों रही है? पॉलिश उतरनी नहीं चाहिए। सोना है तो सोना ही है ना। आप भी बाजार में जाओगे, सोना लोगे तो ये तो नहीं साल भर में 6 महीने या 2 साल या 10 साल में उसकी पॉलिश उतनी शुरू हो जाएगी। सोना सोना ही होता है। आखिर सोने की पहचान तो जौहरी करता है, पर यहाँ तो सब कर रहे हैं ना कि पॉलिश है, सोना है ही नहीं, पॉलिश है, पॉलिश उतर गई, पॉलिश उतर गई। फिर कारण क्या है? ये हिसाब बताने में डर क्यों रहे हैं? और जब पिछले 6 महीने से इस बात में हल्ला हो रहा है तो ये हिसाब बता देना। ये कहीं ना कहीं डर के मारे क्यों नहीं बता रहे हैं? और इतने ईमानदार हैं, सत्यवादी हैं, तो क्लियर कर दें भाई ये आपकी ये चांदी है, ये आपका सोना है ना। और उससे बाद जनता हल्ले क्यों करेगी ना? मंदिर का पैसा है, ठीक है, विकास में लगाओ ना। हमारे देश के मंदिर का तो पैसा सरकार का अधिकार हो गया, बाकी जितने और वो है ट्रस्ट वगैरह उनका वो सरकार को अधिकार ही नहीं ना। तो चाहती क्या सरकार? सिर्फ मतलब ये है कि हिंदू को दबाना चाहते हैं, या 4 धाम में यात्रा को डाइवर्ट करके वो करना चाहते हैं। इसमें दोगलापन नहीं होना चाहिए। अब हो सके तो ये हो कि सबका साथ सबका विकास तो मोदी जी ने दिया, पर यहाँ सिर्फ विकास एक सबका साथ भी किसी का नहीं मिल रहा है इनको। अब विकास भी सिर्फ बीजेपी वालों का हो रहा है ना, बाकी किसी का तो कहीं कहीं विकास ही नहीं है। आपदा से तमाम रास्ते उबड़ खाबड़ बने हुए हैं, तमाम सड़कें उबड़ खाबड़ बनी हुई हैं। अगर हम राजनीतिक रास्ते उनको कहें,
जो कि पूरे उखड़े हुए हैं, पूरे अस्त व्यस्त बने हुए हैं, अगर हम उनको राजनीतिक रास्ते माने तो क्या लगता है आपको, डगर आसान रहेगी? नहीं, डगर तो देखो आसान तो नहीं है। देखो जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ भी उसको दूध देती नहीं है, तो इसलिए डगर आसान नहीं है। मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी और धरातल में घर घर जाके प्रचार करना पड़ेगा। तो इतना है, तो बीजेपी को सीट निकालना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी। जिस हिसाब से इन्होंने 5वें अपने कैबिनेट मंत्री दे दिए, ये पूरा 70 बुला दें यहाँ, तब भी इनको आप मतलब, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने हाहाकार मचा दिया है उस हिसाब से इनकी डगर आसान नहीं है। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ बगवाड़ी जी, आलोक बगवाड़ी जी जुड़े थे, जिन्होंने की कांग्रेस के पटल पे अपनी दावेदारी पेश कर दी है केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ सेज सजती है। अब क्योंकि उनका दावा है कि तीर्थ पुरोहित समाज से वो इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने की कांग्रेस के मंच पे अपनी दावेदारी पेश की है। राजनीतिक घटनाक्रम आगे क्या क्या चलते हैं, हम फिर बने रहेंगे और देखते हैं किस तरीके का रण आने वाले चुनाव में, उपचुनाव में होने वाला है। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।